मेरा नाम काव्या है। मेरा वजूद हल्का हल्का कांप रहा था, क्योंकि हवेली के अंदर जो मंजर मैं देख आई थी उसने मेरी रूह तक हिला दी थी। मैंने अपनी आंखों से बहुत बड़ा पाप होते देखा था। उसी डर के कारण मैंने अगले ही दिन हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया और गांव से शहर चली आई। लेकिन मेरी किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। कुछ ही दिनों के बाद हवेली वालों को पता चल गया कि मैं उनके राज की गवाह हूँ। हवेली का नया सरदार अविनाश मुझे ढूंढने लगा और आखिरकार उसने मुझे खोज ही लिया। वो मुझे जबरदस्ती वापस हवेली ले गया और मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए उसने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद भी मेरी जिंदगी नरक बन गई, क्योंकि अविनाश हर रोज मेरे साथ जुल्म करता था। एक दिन मैं कमरे के कोने में चुपचाप खड़ी थी, तभी मैंने एक औरत की आवाज सुनी। वो कह रही थी, तुम वापस हवेली चलो विनीता, हम सब मिलकर रहेंगे। कब तक तुम अकेले जिंदगी गुजारोगी? मैं पर्दे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो औरत हर दूसरे दिन अम्मा से मिलने आती थी और उन्हें हवेली चलने के लिए मनाती थी, लेकिन अम्मा हर बार साफ मना कर देती थी। अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं अनीता जी, अब उस हवेली में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत हिम्मत करके वहां से निकली हूँ। अब वापस जाने की न ताकत है और न ही मेरा मन। मैं यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। अम्मा के इनकार के बाद वो औरत चुपचाप लौट जाती, लेकिन अगले ही दिन फिर आ जाती। आज भी अम्मा ने हमेशा की तरह मना कर दिया, तो वो तुरंत उठकर चली गई। जैसे ही वो गई, मैं पर्दे के पीछे से बाहर आई और अम्मा के पास जाकर बोली, अम्मा, जब तक आप उनकी बात नहीं मानेंगी, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा चौंक गई और बोली, तू यहाँ क्या कर रही थी? जा, बाहर जाकर खेल। अम्मा ने मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन अब मैं इतनी छोटी नहीं थी कि हर बात को नज़रअंदाज कर दूं। मेरे अंदर जानने की जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी मैं अम्मा से सवाल करती, वो या तो मुझे डांट देती या बात बदल देती। मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, अम्मा, वो औरत कौन है और आपका हवेली से क्या रिश्ता है? अम्मा ने ठंडी सांस भरी और कुछ देर तक मेरा चेहरा देखती रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। मेरी दुनिया में अम्मा के अलावा कोई नहीं था। हम एक पुराने मोहल्ले में रहते थे, जहाँ आसपास कई घर थे और अम्मा की सबके साथ अच्छी जान पहचान थी। अम्मा बहुत मिलनसार थी। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, वो उनका अपना बन जाता। लेकिन मैं बिल्कुल अम्मा के उलट थी। ना मुझे लोगों से ज्यादा बात करना पसंद था और ना ही किसी से घुलना मिलना। घर में जब भी कोई औरत अम्मा से मिलने आती, तो मैं किसी कोने में छिप जाती, ताकि मुझे उनसे बात ना करनी पड़े। अम्मा मेरी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी और मुझे समझाती रहती थी, लेकिन मैं नहीं बदलती थी। हालांकि मेरे मोहल्ले में कुछ हमउम्र दोस्त जरूर थे जिनके साथ मैं खेलती थी, लेकिन फिर भी मुझे ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं था। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वही औरत बार बार अम्मा के पास आ रही थी और उन्हें हवेली चलने के लिए कह रही थी, लेकिन अम्मा हर बार मना कर देती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हवेली कौन सी है, क्योंकि हमारे आसपास तो कोई हवेली नहीं थी। ना ही मैंने कभी कोई हवेली देखी थी और ना ही अम्मा ने कभी इसका जिक्र किया था। मेरे मन में लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिससे अम्मा इतनी दूर भाग रही है। एक दिन अचानक अम्मा ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मैंने पूछा, अम्मा, हम कहीं जा रहे हैं? अम्मा ने बिना मेरी तरफ देखे सिर हिला दिया और बोली, हाँ, तू भी अपना सामान समेट ले, हमें यहाँ से जाना है। मैं और भी हैरान हो गई कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमें घर छोड़ना पड़ रहा है। अम्मा ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और मेरा भी एक छोटा सा पोटला बना दिया। फिर हम किसी का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में वही औरत अपनी गाड़ी लेकर आ गई जो हर बार अम्मा को हवेली चलने के लिए कहती थी। इस बार अम्मा ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अपना सामान उठाया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर गाड़ी में बैठ गई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जब घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया तो गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। मैं अम्मा के पास सिमट कर बैठी थी
और मन ही मन घबराई हुई थी। अम्मा ने मुझे मेरी सहेलियों से मिलने का भी मौका नहीं दिया था। हम इतने समय से इस मोहल्ले में रह रहे थे। अम्मा की अपनी पहचान थी, उनकी अपनी जान पहचान वाली औरतें थीं, लेकिन अम्मा ने किसी से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। न किसी को बताया, न किसी से कुछ कहा। बस चुपचाप सामान उठाया और अनीता जी के साथ चल पड़ी। अम्मा के सामान से साफ लग रहा था कि अब उनका वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। मैं अंदर ही अंदर बहुत उत्सुक थी कि आखिर वो हवेली कैसी होगी, क्योंकि मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि हवेली बहुत बड़ी होती है, वहाँ बहुत जगह होती है खेलने के लिए। मेरा मन करता था कि अम्मा मुझे भी वहाँ ले जाए, लेकिन अब सच में हम हवेली ही जा रहे थे तो मेरा दिल डर से भर गया था। इतने बड़े घर में मैं कैसे रहूंगी, वहाँ कितने लोग होंगे और मैं उनसे कैसे बात करूंगी, ये सोचकर ही मैं घबरा रही थी। लेकिन अम्मा ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, ना ही उन्होंने मुझसे कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं। मैं चुपचाप उनके पास बैठी रही और न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब गाड़ी अचानक एक झटके से रुकी तो मेरी आंख खुली। मैंने इधर उधर देखा तो अम्मा ने कहा, चल नीचे उतर, हम पहुंच गए हैं। मैं उनके साथ नीचे उतरी और सामने खड़ी उस बड़ी और शानदार हवेली को देखकर हैरान रह गई। तभी किसी ने जोर से कहा, देखो विनीता जी वापस आ गई हैं। और वो अंदर बाकी लोगों को बताने के लिए भाग गया। मैं अम्मा के साथ अंदर गई तो वहां कई लोग अपने अपने कमरों से निकल कर आ गए थे और आंगन में खड़े होकर हमें देख रहे थे। अम्मा वहां बैठे सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गई और उनके सामने सिर झुका लिया। उस आदमी ने अम्मा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आ ही गई तू वापस, तुझे तो लौट कर आना ही था, आखिर ये तेरा अपना घर है। फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? अम्मा ने धीरे से कहा, ये मेरी बेटी काव्या है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, तुम्हारी बेटी भी है? अनीता जी ने तो हमें कभी बताया नहीं। इस बार एक आदमी बोला। अम्मा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, उन्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये मेरी बेटी है। अम्मा की बात सुनकर सब चुप हो गए। तभी एक औरत आगे बढ़ी और बोली, आओ मेरे साथ आओ, और अम्मा का हाथ पकड़कर हमें एक कमरे तक ले गई। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, आज से ये कमरा तुम दोनों माँ बेटी का है, अब तुम यहीं रहोगी। अम्मा ने चुपचाप अपना सामान बिस्तर पर रख दिया और मैं हैरानी से सब कुछ देख रही थी। वो औरत मेरे पास आई, मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ आराम से रहना। और मुस्कुराकर अम्मा के कंधे पर हाथ रखकर बाहर चली गई। मैं अम्मा के पास खड़ी थी और चारों तरफ कमरे को देख रही थी। मैंने फिर पूछा, अम्मा ये सब लोग कौन हैं? लेकिन हमेशा की तरह अम्मा चुप रही। मुझे उनसे जवाब मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि अम्मा अक्सर मेरे सवालों से बचती थी। जो अम्मा बाहर के लोगों से इतनी बातें करती थी, वही मेरे सामने चुप हो जाती थी। कुछ देर बाद अम्मा ने धीरे से कहा, ये तेरे पिता का घर है। मैं ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि पहली बार अम्मा ने मेरे सवाल का जवाब दिया था। मैं तुरंत उनके पास आकर बोली, क्या ये पापा का घर है? अम्मा ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, जो बूढ़े आदमी कुर्सी पर बैठे थे वो तेरे दादा हैं और एक तेरे ताऊ ताई हैं, बस उनके बच्चे नहीं हैं। ये सुनकर मेरे मन में और भी कई सवाल उठने लगे, लेकिन इस बार मैं चुप थी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि इस हवेली में सिर्फ बड़ा घर ही नहीं बल्कि बहुत सारे राज भी छिपे हुए हैं। लेकिन अब कोई और सवाल मत पूछ, अभी इतना ही जानना तेरे लिए काफी है। अम्मा ने मुझे रोक दिया तो मैं चुप हो गई। मैं अंदर से हैरान थी कि मेरे इतने सारे रिश्तेदार इस दुनिया में मौजूद थे, फिर भी मैं और अम्मा आज तक अकेले ही जीते रहे, और अम्मा ने मुझे कभी उनके बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे दादा और ताऊ भी मुझे देखकर उतने ही हैरान थे। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि उनकी कोई भतीजी भी है। सबके चेहरों पर यही सवाल था कि विनीता की बेटी। मैं कुछ देर तक इन्हीं ख्यालों में खोई रही, फिर खुद को संभाल कर कमरे से बाहर निकल आई। मैं धीरे धीरे पूरी हवेली में घूमने लगी, हर कोने को ध्यान से देखने लगी। वहां हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं था। मैं चुपचाप सब जगह देखती रही और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। अम्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी
और गहरी सोच में डूबी थी। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी और बाहर कोई आदमी उन्हें कुछ कागज देकर चला गया था। अम्मा उन कागजों को लेकर अंदर आईं तो मैं तुरंत उठकर बैठ गई। अम्मा ने मुझे जागा हुआ देखा तो थोड़ा चौंक गई। मैंने पूछा, अम्मा, वो कौन था और ये क्या है? अम्मा ने थके हुए अंदाज में कागज मेज पर रख दिए और बोली, इन पर अंगूठा लगाना है। मैंने फिर पूछा, लेकिन ये किस तरह के कागज हैं? अम्मा ने बेपरवाही से कहा, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानने में कोई दिलचस्पी है। उन्होंने बुलाया तो मैं आ गई। शायद ये हवेली और जमीन जायदाद के कागज हैं जो ये लोग मेरे नाम से अपने नाम करवाना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं उन्हें देखती रह गई। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन अम्मा, इस जायदाद पर आपका भी तो हक है और मेरा भी। मेरी बात सुनकर अम्मा एकदम चौंक गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आगे कहा, अगर पापा इस हवेली के बेटे थे तो जैसे ताऊ का हक है वैसे ही पापा का भी हक था। अब मैं इतनी छोटी नहीं रही थी कि इन बातों को समझ न सकूं। मुझे साफ समझ आ गया था कि अम्मा को यहाँ पर बुलाने का असली मकसद क्या था। ये लोग चाहते थे कि अम्मा अपने सारे हक छोड़ दें ताकि भविष्य में ना वो और ना मैं कभी इस जायदाद पर दावा कर सकें। अम्मा को इन चीजों से कोई लगाव नहीं था। वो तो पहले ही सब छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन हवेली वाले कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्हें डर था कि कभी ना कभी हम अपना हक मांग सकते हैं, इसलिए वो सब कुछ अभी ही अपने नाम करना चाहते थे। हमें इस हवेली में आए 3 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था। इन सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मेरी कोई खास अहमियत नहीं थी। मैं जैसे इस घर में होते हुए भी नहीं थी। मैं ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहती या फिर अकेले ही हवेली के गलियारों में घूमती रहती। यहाँ के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं था। अम्मा भी अब ज्यादातर चुप रहने लगी थी। वो अपने काम से काम रखती और कमरे में ही रहती। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तुझे इन सब से क्या लेना देना? हम जब इस हवेली में नहीं रह रहे थे तब भी तो ठीक थे। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में अब सवालों का तूफान और भी तेज हो चुका था, क्योंकि मुझे अब एहसास हो गया था कि इस हवेली में सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि बहुत सारे छुपे हुए सच भी हैं जो एक दिन जरूर सामने आएंगे। तब भी हमारे पास कुछ नहीं था। आज भी हमारे हाथ खाली हैं, और अगर आने वाले वक्त में भी खाली ही रह जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इन जमीन जायदाद से कुछ नहीं होता। इन सब चीजों में मत पड़। सबसे कीमती चीज इंसान की जान होती है। तू मेरे पास है और मैं तेरे पास हूँ। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए काफी नहीं हैं क्या, जो तुझे इस जायदाद की पड़ी है? अम्मा ने इतनी लंबी बात कही कि मैं खुद हैरान रह गई। वो तो हमेशा मुझसे 2-4 शब्दों में ही बात खत्म कर देती थी, लेकिन आज जैसे उनके दिल का सारा दर्द बाहर आ गया था। मैंने धीरे से कहा, अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे जमीन जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि पापा को उनके हक से कोई कैसे वंचित कर सकता है। अम्मा ने तुरंत मुझे टोक दिया, बस तू चुप कर जा। जब तेरा बाप यहाँ है ही नहीं तो फिर उसका हक कैसा? उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं अम्मा से बहस नहीं कर सकती थी। जो वो चाहती थी वही होना था। मैं चुपचाप कंबल ओढ़कर लेट गई। अगले दिन मैं हवेली में यूं ही घूम रही थी कि तभी दादा ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई तो उन्होंने धीरे से पूछा, इधर आ, मेरी बात सुन। तेरी माँ ने उन कागजों पर अंगूठा तो नहीं लगाया? मैं समझ गई कि वो उन्हीं कागजों की बात कर रहे हैं जो ताऊ के आदमी ने अम्मा को दिए थे। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है लगा देंगी। उन्होंने कहा था कि उन्हें जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है। दादा ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर होकर बोले, मेरी बात ध्यान से सुन। तू अपनी माँ को समझा देना, उसे मेरा संदेश दे देना कि वो उन कागजों पर बिल्कुल अंगूठा ना लगाए। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और पूछा, लेकिन क्यों? अम्मा तो कहती हैं कि उन्हें इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दादा ने कहा, मैंने भी उसे पहले मना किया था। मैंने तुरंत कहा, मैंने भी मना किया था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा का भी उतना ही हक है जितना ताऊ का है। किसी को भी उसके हक से वंचित नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरे पापा हो या ताऊ। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए।
मेरी बात सुनकर दादा मुझे हैरानी से देखने लगे और बोले, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया? मैं उनकी बात समझ नहीं पाई और पूछा, क्या नहीं बताया? दादा ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, तू बस जाकर मेरा संदेश अपनी माँ को दे दे और उसे कहना कि डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं उसके साथ हूँ, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। दादा की बात सुनकर मैं तुरंत अम्मा के पास भागी और हाँफते हुए बोली, अम्मा, दादा कह रहे हैं कि तुम उन कागजों पर अंगूठा मत लगाना। लेकिन अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें 2-3 बार पुकारा, अम्मा, अम्मा, लेकिन वो बिल्कुल चुप रही। मैं घबरा गई। अम्मा तो रात को भी ठीक से नहीं सो पाती थी, तो इस वक्त इतनी गहरी नींद कैसे सो रही थी? मैंने उन्हें जोर से हिलाया, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल ठंडा था। मैं समझते हुए भी समझ नहीं पा रही थी, मानने को तैयार नहीं थी कि अम्मा मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अम्मा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। वो ऐसी नींद सोई कि फिर उठ नहीं सकी। हवेली लोगों से भरी हुई थी, लेकिन अपने होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अम्मा न जाने मुझे किसके सहारे छोड़कर चली गई थी, और उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस बड़ी हवेली में मेरा कोई भी नहीं है। मेरी आंखें अब रो रो कर सूख चुकी थीं, लेकिन दिल का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दादा फटी फटी आंखों से अम्मा की अर्थी को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस पूरी हवेली में अगर किसी को मेरे बाद सबसे ज्यादा दुख था तो वो दादा ही थे। जब अम्मा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो मैं बिल्कुल टूट गई। अम्मा के जाने के बाद वो कमरा एकदम सूना हो गया था। मैं कमरे में आई और अम्मा को ना पाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे होंठों पर बस एक ही सवाल था, अम्मा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं पूरी हवेली में बेचैन घूमती रहती। अब यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मुझे लगता था कि इससे बेहतर तो वो पुराना मोहल्ला था, जहाँ अम्मा की सहेलियां कम से कम इस दुख के समय मेरा साथ तो दे देती। यहाँ तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं थी। कभी कभी मैं दादा के पास जाकर बैठ जाती, लेकिन वो भी ज्यादातर खामोश रहते, मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, तो मैं चुपचाप वापस आ जाती। एक दिन मैं यूं ही हवेली में घूमते हुए दादा के कमरे के पीछे से गुजरी तो मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें सामान्य नहीं थी, इसलिए मैं तुरंत खिड़की के पास जाकर रुक गई और धीरे से अंदर झांकने लगी। कमरे में ताऊ के अलावा कोई और भी था, और वो दोनों दादा को डरा धमका रहे थे। मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाकर देखा तो अचानक ताऊ ने दादा के सिर के नीचे से तकिया खींचा और उनके मुंह पर रखकर जोर से दबा दिया। दादा के पैर पूरी तरह से तड़प रहे थे, वो छटपटा रहे थे। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैं इतनी ज्यादा घबरा गई कि समझ ही नहीं पा रही थी क्या करूं। मैंने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए ताकि मेरे मुंह से कोई आवाज ना निकल जाए। जब ताऊ ने तकिया और जोर से दबाया तो मैं वहां से भागी ताकि किसी को मदद के लिए बुला सकूं, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। मैं दौड़कर दादा के कमरे में पहुंची तो ताऊ मुझे देखकर एकदम सन्न रह गए, और उनके साथ खड़ा उनके दोस्त का बेटा अविनाश भी वहीं खड़ा था। मैं दोनों को घबराई नजरों से देख रही थी और वो मुझे देखकर हैरान थे। ताऊ तुरंत बोले, देखो, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है, ये हिल क्यों नहीं रहे। इतना कहकर वो बाहर निकल गए और अविनाश भी उनके पीछे पीछे चला गया। कुछ ही देर में ताऊ की पत्नी भी वहां आ गई और रोने धोने लगी। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। मैं वहां बिल्कुल जड़ होकर खड़ी थी। मैं अपनी आंखों से इतना बड़ा पाप होते हुए देख चुकी थी। उन्होंने अपने ही पिता को मार डाला था, लेकिन मैं किससे कहती? अगर कहती भी तो क्या कोई मेरी बात पर यकीन करता? ताऊ बार बार मुझे घूर रहे थे। उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। वो मेरे चेहरे से समझने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे कितना सच पता है। मैं चुपचाप दादा की अर्थी के पास बैठ गई। किसी को उन दोनों पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। किसी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि दादा की मौत कैसे हुई। उसी वक्त मुझे कुछ दिन पहले का वो मंजर याद आया जब अम्मा की अर्थी भी ऐसे ही इस कमरे में रखी थी और दादा गुमसुम बैठे थे। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, कहीं अम्मा की मौत के पीछे भी किसी का हाथ तो नहीं था।
मुझे याद आया कि अम्मा ने उन कागजों पर अंगूठा लगाया था या नहीं। ये मुझे कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि उनकी मौत के बाद वो कागज भी गायब हो गए थे। और मैंने खुद ताऊ को दादा से कहते हुए सुना था, अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो तुम्हें भी ऊपर पहुंचा देंगे। अब मुझे सब कुछ साफ समझ आने लगा था। ये पूरा खेल उसी जमीन जायदाद का था जिसके लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते थे। काश उस वक्त कोई सच्चाई जान पाता और पुलिस को बुला लेता, तो मैं बिना डरे सब कुछ बता देती कि दादा को किसने मारा था। मैंने धीरे से एक नज़र ताऊ पर डाली तो पाया कि उनकी नज़रें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। उसी पल मेरे मन में डर और गहरा गया। कहीं अगला निशाना मैं तो नहीं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। दादा के साथ जो हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैंने अपनी आंखों से एक और बड़ा पाप होते देखा था। उसी रात मैंने तय कर लिया कि अब मुझे इस हवेली में एक पल भी नहीं रहना है। यहाँ रहना मतलब अपनी जान खतरे में डालना था। वैसे भी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं थी और दादा ही एक ऐसे थे जो थोड़ा बहुत मेरा सहारा थे। लेकिन अब वो भी नहीं रहे। मैं यहाँ रहकर क्या करती? मैंने जल्दी जल्दी अपना थोड़ा सा सामान बांधा और जाने के लिए तैयार हो गई। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। सामने अविनाश खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, अंकल बुला रहे हैं तुम्हें। और बिना कुछ कहे और वो वहां से चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने तुरंत अपने कपड़ों की पोटली उठाई और चुपके से पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। छुपते छुपाते मैं हवेली से बाहर निकल आई और बिना पीछे देखे भागती चली गई। मैं सीधे शहर आ गई और अपने पुराने मोहल्ले में पहुंची। वहां जाकर मैं अपनी एक पड़ोसन के घर पर रहने लगी। जब मैंने उन्हें अम्मा की मौत के बारे में बताया तो उनकी सारी सहेलियां भी दुखी हो गईं। लेकिन अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आगे क्या करूं। मैं सारी जिंदगी किसी के घर पर तो नहीं रह सकती थी। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि एक दिन अचानक अविनाश वहां आ पहुंचा। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस जगह के बारे में उन्हें अच्छी तरह से पता था। अविनाश ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मैं अब उस हवेली में वापस नहीं जाना चाहती। अम्मा के जाने के बाद वहां मेरा दिल नहीं लगता। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो बोला, तुम उस खानदान का हिस्सा हो। तुम्हें अंकल ऐसे किसी और के घर पर नहीं छोड़ सकते। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और मुझे जबरदस्ती वापस गांव ले आया। जैसे ही मैं हवेली पहुंची, ताऊ ने मुझे देखते ही कहा, तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? फिर बिना मुझे कुछ कहने का मौका दिए बोले, कल तुम्हारी शादी अविनाश से होगी। उनकी बात सुनकर मैं अंदर से कांप गई। अब मुझे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। दादा की मौत सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि ताऊ अविनाश के जरिए पूरी प्रॉपर्टी के अकेले मालिक बन सके। मैं किसी भी हालत में अविनाश से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं पहले ही बहुत डरी हुई थी और मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मैंने इनकार किया तो वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं मजबूरी में चुपचाप उनकी हर बात मानने लगी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी मेरे अपने हाथों में नहीं रही थी। अगले ही दिन मेरी शादी अविनाश के साथ कर दी गई और विदा होकर मैं उसके कमरे में पहुंच गई। कमरे में जाते ही वो मुझे घूरते हुए मुस्कुराया और बोला, सच सच बताओ, तुम्हें पता चल गया था ना कि दादाजी को मैंने और अंकल ने ही मारा है, तभी तुम यहाँ से भागी थी? उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं डर से कांपने लगी। यानी उन्हें ये मालूम था कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तभी उन्होंने मुझे वापस यहाँ लाकर जबरदस्ती शादी कर दी ताकि मैं हमेशा के लिए उनके कब्जे में रहूं। अब मैं पूरी तरह हवेली वालों के रहम पर थी। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं था, कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं था। अविनाश ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं हमेशा के लिए उसकी कैद में रहूं और कभी उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सकूं। उसे ताऊ ने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का लालच दिया था, इसीलिए वो उनका साथ दे रहा था। मैं तो वैसे भी किसी को कुछ बताने वाली नहीं थी, लेकिन उनके मन में जो डर था उससे बचने का यही तरीका उन्हें सही लगा। अब वो डर तो उनके सिर से हट गया था,
लेकिन वही डर हर पल मेरे सिर पर मंडरा रहा था। अविनाश का व्यवहार मेरे साथ बेहद बुरा था। दिन भर वो अपने कामों में व्यस्त रहता और रात को घर आकर मुझ पर जुल्म करता। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। मुझे पता था कि वह सही मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो मुझे भी खत्म करने से पीछे नहीं हटेगा। शायद वो सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन वो कुछ कागजात लेकर मेरे पास आया और बोला, इन पर दस्तखत कर दो। मैं चौंक गई और पूछा, ये कैसे कागज हैं? मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया और बोला, ज्यादा सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो। उसने कागज मेरे सामने रख दिए और दिखाने लगा कि कहाँ कहाँ साइन करने हैं। मैं अंदर ही अंदर सब समझ चुकी थी। पहले अम्मा से अंगूठा लगवाकर उन्हें रास्ते से हटाया गया, फिर दादा को मार दिया गया और अब शायद मेरी बारी थी। अगर मैं भी इन कागजों पर साइन कर देती तो शायद मैं भी उनके किसी काम की नहीं रह जाती और वो मुझे भी खत्म कर देते। यही सोचकर मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब मुझे यहाँ से भागना होगा। जैसे ही अविनाश किसी काम से बाहर गया, मैं तुरंत उठी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने जल्दी से उन कागजों को अपने पल्लू में छुपाया और हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। फिर बिना पीछे देखे दौड़ पड़ी। मेरा सीधा रुख रेलवे स्टेशन की तरफ था। मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर निकलना था, क्योंकि अब यह हवेली मेरे लिए सिर्फ मौत का घर बन चुकी थी। इस बार मैं शहर बदलकर मुंबई आ गई थी। यहाँ हम बहुत पहले रहा करते थे, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ था ये मुझे ठीक से याद नहीं था। बस इतना याद था कि पापा के ना रहने के बाद अम्मा मुझे लेकर दूसरे शहर चली गई थी। मुझे अपने पुराने इलाके का नाम याद था, इसलिए ट्रेन से उतरकर मैंने टैक्सी ली और उसी तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर मुझे लगा जैसे समय ठहर गया हो। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं बचपन में छोड़कर गई थी। मेरे दिमाग में पुराने दिन घूमने लगे जब मैं यहाँ अपने पापा के साथ खेला करती थी। मेरी आंखें नम हो गईं। अब न पापा थे न अम्मा और मैं अकेली जिंदगी के इस अजीब मोड़ पर खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती थी। बस एक नाम याद था, मनोज चाचा। अम्मा और पापा अक्सर उनका जिक्र किया करते थे। मैंने सोचा कि अगर वो मिल जाएं तो उनकी मदद से मैं कोई किराए का घर लेकर रह सकती हूँ। मैं अपने साथ कुछ पैसे और अपने जेवर भी ले आई थी जो मुझे शादी में दिए गए थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कुछ समय तक मेरा गुजारा हो जाएगा। मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए और चाचा के बारे में पूछा, लेकिन कोई उन्हें नहीं जानता था। मैं इधर उधर भटकती रही और अपने दिमाग पर जोर डालकर पुराने घर को याद करने की कोशिश करती रही। तभी मेरी नज़र एक पुराने और टूटे फूटे दरवाजे पर पड़ी। मैंने हिम्मत करके वहां दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसने पूछा, किससे मिलना है? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या यहाँ मनोज चाचा रहते हैं? उसने मुझे गौर से देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ, मुझे उनसे काम है। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया तो मैं खुशी खुशी अंदर चली गई। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो मुझे ध्यान से देखने लगी। मैंने कहा, मैं विनीता जी की बेटी हूँ जो बहुत साल पहले इसी मोहल्ले में रहती थी। मेरी बात सुनकर उसे कुछ याद आया। उसने मुझे बैठने को कहा और पूछा, कैसे आना हुआ? क्या अपने बाप को ढूंढने आई हो? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और बोली, नहीं, मेरे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं तो मनोज चाचा को ढूंढने आई हूँ। ये सुनकर वो औरत बोली, मनोज को मरे हुए तो कई साल हो गए। ये सुनकर मुझे गहरा झटका लगा। मैं तो बस उन्हीं का नाम जानती थी, अब मेरी मदद कौन करता? फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हारे पापा की मौत कब हुई? मैंने कहा, कई साल हो गए, जब मैं बहुत छोटी थी। वो औरत मेरी बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, नहीं, वो तो कुछ साल पहले ही यहाँ आए थे, तुम्हारी माँ के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया था कि वो तो बहुत पहले ही यहाँ से चली गई है। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। ये कैसे हो सकता था? अगर मेरे पापा जिंदा थे तो अम्मा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? वो इतने साल कहाँ थे? मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। तभी उस औरत ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक पता लिखा हुआ था। तुम्हारे पापा जाते समय ये पता लिख कर दे गए थे।
मैंने इसे अब तक संभाल कर रखा है। लो, इस पते पर चली जाओ। हो सकता है तुम्हारी मुलाकात अपने पापा से हो जाए। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर वो कौन आदमी था जो खुद को मेरा पिता बता रहा था? मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी, इसीलिए मैंने तय किया कि एक बार इस पते पर जाकर देखना ही ठीक होगा। मैंने उस औरत के हाथ से वो कागज लिया और दिए गए पते पर पहुंच गई। दरवाजे के सामने खड़ी होकर मैंने हल्के हाथ से दस्तक दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि दरवाजा खोलने वाला कौन होगा और कहीं मैं किसी नई मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगी। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजा खुला और सामने एक उम्र दराज आदमी खड़ा था। उसने मुझे देखा और पूछा, जी, आपको किससे मिलना है? मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचानती थी और समझ नहीं पा रही थी कि अपने बारे में क्या कहूँ। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने धीरे से कहा, मुझे संतोष नाम के आदमी से मिलना है। वो आदमी कुछ क्षण मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं ही संतोष हूँ। आप कौन हैं? उसकी बात सुनकर मैं एकटक उसे देखने लगी, जैसे मेरी सांसें थम गई हों। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, काव्या हूँ। मेरी बात सुनकर वो भी सन्न रह गया। हम दोनों के बीच कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। मैं उसके सामने बैठ गई, दिल में हजारों सवाल लिए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसे हो सकता है कि आप जिंदा हैं? अम्मा ने तो हमेशा यही बताया कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर शायद उन्होंने कभी आपके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैंने खुद ही मान लिया था कि आप अब नहीं रहे, लेकिन आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वो गहरे सदमे में चले गए, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उन्होंने कुछ देर तक एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भारी आवाज में बोले, बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये सब तब शुरू हुआ जब मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ को घर ले आए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं तब जवान था, समझदार था और हमारी जिंदगी भी ठीक चल रही थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर थे। फिर भी पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनके साथ उनका एक बेटा भी घर आ गया, जो मेरा सौतेला भाई बन गया। धीरे धीरे उसने घर पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। वो हवेली जो मेरी और मेरे पिता की थी, उस पर उसने और उसकी माँ ने ऐसा कब्जा किया कि हम दोनों को एक कोने में सिमट कर रहना पड़ा। घर में हर फैसला वही लोग लेने लगे और मेरे पिता भी उनकी बात मानने लगे। मैं खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि मैंने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि मैं घर छोड़ कर जाऊं। इसलिए मुझे बांध कर रखने के लिए उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी यानी तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और समझदार औरत थी। उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, लेकिन माँ की मौत और सौतेली माँ के बर्ताव ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं पूरी तरह से बिखर चुका था, मगर मेरी पत्नी ने मुझे संभाल लिया था। वह हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही। मैंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उसमें ना कोई लालच था और ना ही कोई दिखावा। वो दिल से साफ और सच्ची थी। दूसरी तरफ मेरी सौतेली माँ की नज़र सिर्फ जमीन जायदाद पर थी। वो हर हाल में सब कुछ अपने नाम करना चाहती थी और इसी कोशिश में लगी रहती थी। घर का माहौल मेरे लिए दिन ब दिन जहरीला होता जा रहा था, जिसे मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं था। मैं तो अपनी मेहनत से कमाकर खाने वाला इंसान था, लेकिन फिर भी मेरी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। वो चाहते थे कि मैं अपने हिस्से की सारी संपत्ति उनके नाम पर कर दूं। एक दिन मेरे सौतेला भाई मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझसे उन कागजों पर दस्तखत करने को कहने लगा। मुझे लगा कि शायद पापा ने अपना हिस्सा उसके नाम पर कर दिया होगा, लेकिन जब मैंने कागज देखा तो उस पर पापा के साइन नहीं थे। उसने कहा, पहले तुम साइन कर दो, पापा से मैं खुद करवा लूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर शक हुआ और मैंने साफ इनकार कर दिया। इसी बात पर हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उसने मुझ पर गोलियां चला दी। मैंने भी खुद को बचाने के लिए उस पर गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गया, लेकिन मुझे ज्यादा गोलियां लगीं और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।
आसपास के लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, जहां मेरी जान तो बच गई लेकिन मैं कोमा में चला गया। तुम्हारी माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला होगा। वो जरूर मुझे ढूंढती रही होगी, लेकिन उन्हें ये कभी भी नहीं मालूम हो पाया कि मैं कहाँ था और किस हालत में था। कई सालों बाद जब मुझे होश आया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को ढूंढने उसी मोहल्ले में गया, लेकिन वहां पता चला कि वो तो बहुत पहले ही वहां से जा चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कहाँ ढूंढूं। मैं वापस हवेली भी नहीं जाना चाहता था। फिर भी किसी तरह पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो वहां भी नहीं है। इसके बाद मैंने अकेले ही जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। मेरे सौतेले भाई को यही लगता था कि मैं मर चुका हूं, और मैं चाहता भी यही था कि वो यही समझे, क्योंकि मैं दोबारा किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मैं बस ये चाहता था कि एक दिन मुझे मेरा परिवार मिल जाए और मैं उनके साथ सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन जो कुछ तुमने मुझे बताया उससे साफ लगता है कि तुम्हारी माँ की मौत भी उसी हवेली वालों की साजिश थी। तुम्हारी बातों से तो यही समझ आता है कि मेरा सौतेला भाई इस लालच और जुल्म में खुद तो शामिल था ही, उसने अविनाश नाम के उस भाड़े के आदमी को भी शामिल कर लिया। वो लोग आज भी जमीन जायदाद के पीछे पागल हैं और किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। अपने पिता की ये बात सुनकर मैं अंदर से हिल गई थी। मुझे पहले से अंदाजा था कि हवेली वाले लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो इतने निर्दयी और खतरनाक होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे ये भी समझ आ गया था कि जिसने मेरे दादा को मारा वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ताऊ ही था, और वो उनका सगा बेटा भी नहीं बल्कि सौतेला बेटा था, जिसे सिर्फ दौलत से मतलब था, इंसानों से नहीं। मैंने अपने पिता को दादा की मौत के बारे में सब कुछ बता दिया। वो गुस्से और दर्द से भर उठे और बोले, वो सिर्फ तुम्हारी माँ का ही नहीं बल्कि मेरे पिता का भी कातिल है। उनकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आ रही थी। उस वक्त मुझे एक ही बात बार बार खाए जा रही थी कि मुझे अपने पिता को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब जो कुछ भी होगा मैं उनके साथ ही खड़ी रहूंगी, बल्कि मुझे उनका साथ देना चाहिए था। गलती मेरी भी थी। मैं पापा से भी रूठ गया था और मेरे दिल में उनके खिलाफ नफरत भर गई थी, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला लिया था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर सच तो ये था कि मुझे कम से कम उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। हम दोनों ने ही एक दूसरे का साथ नहीं दिया और इसी का फायदा मेरे सौतेले भाई ने उठाया। उसे हमें नुकसान पहुंचाने का मौका मिल गया। मैं अपने पापा की पूरी कहानी सुनकर अंदर से हिल गई थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, इसीलिए मुझे पापा के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मेरी पूरी जिंदगी अम्मा के साथ ही गुजरी थी। उन्होंने मुझे हर मुश्किल से बचाकर रखा और कभी पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं परेशान हो जाऊं या मेरे मन में उलझने पैदा हो। अब अम्मा इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मुझे मेरे पापा मिल गए थे। फिर भी उनके साथ जो कुछ हुआ उसका दर्द मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, अब हमें कुछ करना होगा। आखिर कब तक हम उनका जुल्म सहते रहेंगे? अगर उन्हें मौका मिला तो वो आपको भी और मुझे भी मार डालेंगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आप जिंदा हैं, और मुझसे तो उन्हें कोई खतरा नहीं लगता। लेकिन अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो उनका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। आप पुलिस की मदद लीजिए। आप गवाही दे सकते हैं कि उन्होंने आप पर गोली चलाई थी, और मैं ये गवाही दूंगी कि उन्होंने दादा को मारा और अम्मा की मौत के भी वही जिम्मेदार हैं। इस तरह सच सामने आ सकता है। मेरी बात सुनकर पापा गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, हाँ, ये मुमकिन है। हमारे पास उनके खिलाफ पक्के सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारी गवाही काफी हो सकती है। पुलिस जांच करेगी तो सच जरूर सामने आ जाएगा। इसके बाद मैंने और पापा ने एक बार फिर हवेली की तरफ जाने का फैसला किया। इस बार मैं अपनी मर्जी से वहां जा रही थी, लेकिन इस बार मेरे इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। मुझे पूरा यकीन था कि इस बार उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी और मुझे और मेरे पापा को इंसाफ मिलेगा। अगर बात सिर्फ जमीन जायदाद की होती तो हम बिना किसी झगड़े के सब कुछ उन्हें दे देते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसे पाने के लिए खून खराबा किया था, उसके बाद तो उन्हें एक पैसा भी मिलने का हक नहीं था। पापा ने अपने इलाके की पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने साफ कहा
कि असली मदद तो उसी इलाके की पुलिस कर सकती है जहां ये सब कुछ हुआ था। इसीलिए हमें वहीं जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। मगर क्योंकि वो उन्हीं का इलाका था, इसलिए पापा को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वहां की पुलिस हमारा साथ देगी। यही वजह थी कि पापा ने समझदारी से काम लेते हुए अपने साथ मीडिया के कुछ लोगों को भी ले लिया, ताकि अगर बात दबाने की कोशिश की जाए तो मीडिया के दबाव में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़े। इसके अलावा पापा ने पहले ही एक अच्छे वकील से बात कर ली थी और शहर के एक नामी वकील को हमारे साथ चलने के लिए तैयार कर लिया था। वो भी हमारे साथ हवेली की तरफ जा रहा था। हवेली आज भी पहले की तरह शान और रौब के साथ खड़ी थी, जैसे उसे किसी के खून और दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उस हवेली की वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसकी दीवारों पर कोई असर नहीं दिखता था। मैं ये सब सोचकर अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। जैसे ही मैं और पापा अंदर दाखिल हुए, हमारे पीछे मीडिया वाले और वकील भी अंदर आ गए। तभी ताऊ की पत्नी अनीता ने मुझे देखा और जल्दी से मेरे पास आ गई। उन्होंने घबराकर पूछा, तू कहाँ चली गई थी और ये किसे अपने साथ ले आई है? जैसे ही उनकी नजर पापा पर पड़ी, वो चौंक गईं और हैरानी से बोली, ये तो संतोष। उनकी आंखें फैल गईं। तुम जिंदा हो? इतने में ताऊ भी वहां आ गए। पापा को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्होंने भी हड़बड़ाकर वही सवाल किया, तुम जिंदा हो? पापा ने ठंडे लेकिन कड़े लहजे में जवाब दिया, हाँ, मैं जिंदा हूं और मुझे देखकर तुम्हें अफसोस हो रहा होगा। ताऊ ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे क्यों अफसोस होगा? मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो। हम तो कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मेरा भाई जिंदा है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? उनके शब्द और लहजा दोनों ही बदल चुके थे, क्योंकि उन्होंने हमारे पीछे खड़े मीडिया और वकील को देख लिया था। पापा हल्की कड़वाहट के साथ बोले, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे जिंदा होने की कोई खास खुशी हुई होगी। हाँ, इस बात की खुशी जरूर हो सकती है कि मैं जायदाद के कागजों पर साइन करके सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर सकता हूँ। पापा की ये बात सुनकर ताऊ का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हो तुमने हमेशा मुझे सौतेला समझा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं समझा। पापा का गुस्सा फूट पड़ा। अगर ऐसा नहीं समझा होता तो मेरे सीने में गोलियां नहीं उतारी होती। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर ताऊ के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोले, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पापा ने सख्त आवाज में कहा, सच से भाग नहीं सकते तुम। मैं अपने साथ वकील लेकर आया हूं और पुलिस को भी खबर दे चुका हूं। वो बस पहुंचने ही वाली है। पापा पहले ही पुलिस से संपर्क कर चुके थे, इसीलिए कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। मैंने बिना डरे पुलिस के सामने साफ साफ कहा कि दादा की हत्या ताऊ और अविनाश ने मिलकर की है। मैंने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने दादा के मुंह पर तकिया रखकर उनकी सांसें रोक दी थीं। ताऊ और अविनाश लगातार इनकार करते रहे, लेकिन हमारे साथ वकील और मीडिया मौजूद थे, इसलिए पुलिस पर दबाव साफ नजर आ रहा था। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ताऊ की पत्नी चीख चीख कर कहती रही कि ये सब झूठ है और जमीन जायदाद उनके पति की है, लेकिन मैं सच्चाई जानती थी कि सब कुछ मेरे पापा का हक था। आखिरकार गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे। पापा ने बहुत हिम्मत दिखाई थी और मुझे भी हिम्मत उन्हीं से मिली थी, वरना शायद मैं कभी दोबारा इस हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले गई और पहली बार मुझे लगा कि शायद अब हमें सच में इंसाफ मिलने वाला है। कुछ समय बाद उन्होंने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। वो सिर्फ दादा के ही नहीं बल्कि मेरी माँ के भी कातिल थे। मुझे पहले से ही शक था, लेकिन जब सच सामने आया तो दिल टूट गया। काश मैं अम्मा को बचा पाती, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कब और कैसे उन पर वार किया। ये सोचकर मेरा दिल बैठ जाता था। मैंने ताऊ की पत्नी से साफ कह दिया कि वो अपना सामान लेकर इस हवेली से चली जाए। ऐसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी, जिन्होंने मेरी माँ और मेरे दादा की जान ली थी। मैंने जितना जुल्म सहा था वो काफी था। अब और सहने की ताकत मुझ में नहीं बची थी।
पापा भी उस हवेली में नहीं रहना चाहते थे और सच कहूँ तो मेरा भी वहाँ मन नहीं लगता था। उस हवेली में हमेशा से झगड़े और बुराइयां ही पनपती आई थीं और उसी जमीन जायदाद ने सब कुछ बर्बाद किया था। इसलिए पापा ने फैसला किया कि वो हवेली और बाकी सारी जमीन जायदाद बेच देंगे। उन्होंने सब कुछ बेच दिया और सारा पैसा समेटकर मुझे लेकर नए शहर आ गए। मैं भी उनके साथ खुशी खुशी चली आई, क्योंकि उस जगह से मेरा दिल भर चुका था। वहां रहकर मुझे हमेशा एक अजीब सा डर और घुटन महसूस होती थी। कभी कभी मैं सोचती कि अगर अम्मा ने वहां जाने का फैसला ना किया होता तो शायद वो आज जिंदा होती, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले काटी थी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, इसीलिए वो वापस गई होंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहां उनके साथ क्या हो सकता है। खैर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब गुनाहगारों को सजा मिली तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून जरूर मिला। मैंने पापा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। अविनाश के साथ मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी। मैं कभी इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थी। वह हमेशा मेरे साथ गलत व्यवहार करता था और अब तो ये भी साफ हो चुका था कि वो एक अपराधी है। ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। इसलिए जब वो जेल में था तो मैंने अदालत के जरिए उससे तलाक ले लिया और हमेशा के लिए उस रिश्ते से मुक्त हो गई। अब मैं पापा के साथ रह रही थी। पापा मुझे अपने और अम्मा के पुराने किस्से सुनाते, जिन्हें सुनकर मैं हैरान रह जाती थी, क्योंकि अम्मा ने कभी मुझे ये सब नहीं बताया था। शायद वो मुझे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पापा का जिक्र ही नहीं किया, या फिर शायद उन्हें खुद भी उन यादों से दर्द होता था। मैं चाहती थी कि गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिले और जब उनका जुर्म साबित हुआ तो अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। आखिरकार हमें इंसाफ मिल गया, लेकिन इस इंसाफ तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ा और बहुत कुछ खोना भी पड़ा। पापा ने अपने पास का ज्यादा पैसा दान कर दिया ताकि वो जरूरतमंद लोगों के काम आ सके और दादा और अम्मा की आत्मा को शांति मिल सके। कुछ समय बाद पापा ने एक छोटी सी दुकान खोल ली और उसे धीरे धीरे बड़ा कर लिया। अब हमारी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। मैं भगवान की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुझे उस अंधेरे दौर से निकालकर मेरे पापा का साथ दिया और मुझे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी परिवार, किसी हवेली, किसी शहर या किसी वास्तविक घटना से कोई भी संबंध नहीं है। कहानी में दिखाए गए अपराध, अत्याचार और पारिवारिक विवाद समाज में मौजूद बुराइयों को दिखाने और एक सीख देने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, ना कि किसी गलत काम को बढ़ावा देने के लिए। यदि इस कहानी का कोई भी भाग किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से मिलता जुलता लगे तो ये केवल एक संयोग मात्र होगा। इस कहानी का उद्देश्य केवल दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ना, जागरूकता फैलाना और मनोरंजन करना है। धन्यवाद।